राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर बताते हुए औपचारिकेतर शिक्षा क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया था, और औपचारिकेतर शिक्षा क्या है आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। औपचारिकेतर शिक्षा, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात है, औपचारिकेतर शिक्षा वो शिक्षा है जो औपचारिक शिक्षा से भिन्न है, औपचारिक शिक्षा से अलग है, और ये अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन कई मामलों में अनौपचारिक शिक्षा से अलग है और कई मामलों में यह अनौपचारिक शिक्षा के समान ही इसकी विशेषताएं हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरी बातों को अगर ध्यान से आप सुनेंगे आपको सब स्मरण हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा क्या है आपको पता है, वो शिक्षा जो व्यवस्थित होती है, योजनाबद्ध होती है, स्कूल कॉलेज या किसी तरह के इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, स्कूल में पढ़े हो, बोर्ड का एग्जाम दिए हो, तो सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आपने किया है। नियमित रूप से स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। अनौपचारिक शिक्षा मैंने बताया है डिटेल्स में, आज बस इतना ही बताऊंगी। वो शिक्षा जो स्कूल से, कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूशन के चार दीवारी से बाहर कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी विषय वस्तु पर समस्या समाधान के लिए जो किया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, जो व्यवस्थित होती है, योजनाबद्ध होती है, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी विद्यालय से, महाविद्यालय से परे जाकर के जो शिक्षा दी जाती है, औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती है। औपचारिकेतर शिक्षा की शुरुआत क्यों हुई, जरा इस पर हम थोड़ा सा ठहर करके प्रकाश डालते हैं तो क्या पाते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय साक्षरता दर अत्यंत निम्न था, बहुत कम था। आप खुद देखोगे, अपने दादा से, दादी से, नाना नानी से पूछोगे तो उनको हस्ताक्षर करने नहीं आता था। स्कूल कॉलेज को उन्होंने मुंह नहीं देखा था। इतने सारे स्कूल और कॉलेज नहीं थे। आज भारत आज़ाद हुए 77 साल हो गया, इस दौरान बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले, इंस्टीट्यूशंस खोला और डेवलपमेंट हुआ। तब बड़ी जनसंख्या को साक्षर करने के लिए राजनेताओं के दिमाग में केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड मेंबर्स के द्वारा ये सोच डेवलप किया गया कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम केवल विद्यालय से या महाविद्यालय से नहीं पढ़ा सकते, उनको शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उनको शिक्षित अगर हमें करना है तो हमें कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि उनको शिक्षित किया जा सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की गई। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत विधिवत 1974 से 1975 ईस्वी में किया गया, और प्रौढ़ शिक्षा इसी का एक अंग है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 से हुई है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, का गठन हुआ। उसने सुझाव दिया कि औपचारिकेतर शिक्षा शुरू किया जाना चाहिए, जिसका जो पाठ्यक्रम है बहुआयामी होना चाहिए, कार्यक्रम मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, लोगों के समस्या समाधान के साथ ही उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने ट्रेनिंग पा करके और ट्रेंड हो करके धनार्जन करें, उपार्जन करें, परिवार के रहन सहन को ऊंचा उठाएं, स्वयं भी ऊंचा उठे, जीवन स्तर ऊंचा उठे। इस बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिकेतर शिक्षा की शुरुआत की गई और स्व शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया कि यह सेल्फ एजुकेशन होना चाहिए। इसके लिए फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षरता कार्यक्रम, क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत किया जाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा शुरू किया जाना चाहिए, क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, और क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम में
खास करके जो प्रौढ़ हैं, जो वयस्क हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कॉलेज नहीं गए हैं, उनको भी साक्षर बनाना चाहिए। क्यों साक्षर बनाना चाहिए? आपको पता है 1975 से पहले भारत में बैंक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तब लोग कर्ज महाजन से लेते थे, साहूकारों से लेते थे, सेठ से लेते थे, और सेठ से कर्ज लेते थे। पिता कर्ज लेता था, दादा कर्ज लेता था, और उसके पोता पड़पोता कर्ज चुकाते चुकाते मर जाते थे। उसके बाद में उन साहूकारों का कर्ज नहीं चुकता था। वे 100 रुपये लिखते थे और 1000 रुपये के लिख करके उस पर अंगूठा लगवा लेते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जानते नहीं थे। कई सारे पिक्चरों में आप देखे होंगे कि कर्ज ही नहीं चुक रहा है उनका लंबे समय तक, फिर बगावत होती है। तो चलिए, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत वयस्कों को, प्रौढ़ों को उनके रोजगारों, उनके धंधों, उनके व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे धनार्जन कर सके। और इसके लिए वित्तीय सहायता, कोई भी कार्यक्रम चलाओगे तो धन की जरूरत होती है। तो धन कहाँ से आना चाहिए? वो धन होना चाहिए कहाँ से? केंद्र सरकार और राज्य सरकार धन उपलब्ध करवाए इसके लिए। और औपचारिकेतर शिक्षा, अब प्रश्न उठा कि औपचारिकेतर शिक्षा पहले किसको दिया जाना चाहिए? हु इज इंटाइटल्ड फॉर द फर्स्ट टू गेट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन? इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसका हम चुनाव करें? किसको पहले दिया जाना चाहिए? तो इसके लिए ये प्रावधान रखा गया कि जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो निर्धन हैं, जिन्होंने कभी कॉलेज स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो वास्तव में बहुत बहुत दबे कुचले हैं, उनको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। प्राथमिकता उन्हीं को मिलना चाहिए जो निर्धन है। उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको साक्षर बनाना है ताकि वो देश के विकास के मेन स्ट्रीम में आगे आ सके। और 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था से लेकर के जो बच्चे अब युवा बन रहे हैं, और जिन्होंने किन्हीं कारणों से स्कूल जाना छोड़ दिया है, गाय चराते, भेड़ चराते, बकरियां चराते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और उनको ट्रेनिंग दे करके, ट्रेंड करके उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो औपचारिकेतर शिक्षा 15 से 25 आयु वर्ग के लोगों को दिया जाना चाहिए, प्रौढ़ लोगों को दिया जाना चाहिए। और जो लड़कियां 6 से 14 वर्ष की हैं, पहले आपको पता है आज लड़कियां फिर भी स्कूल कॉलेज जाती हैं, पहले स्कूल कॉलेज जाने का प्रावधान नहीं था, नहीं जाती थी, उनकी अर्ली शादी हो जाती थी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल में तो शादी हो जाती थी। मेरी माँ की, मेरी चाची की, सबकी, बुआ की, सबकी शादी 15-16 साल से पहले हो जाती थी। 17-18 में तो उनके बच्चे हो जाते थे। तब भारत हमारा युवा नहीं था। भारत या तो एकदम बिल्कुल बालक था या भारत बिल्कुल ही वृद्ध था, बाकी कोई बीच का कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए 6 से जो 14 साल की लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं, नहीं गई हैं, उनको शिक्षित करना जरूरी है। उसके लिए उन्हें स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि शिक्षा आपके द्वार मतलब टीचर आपके घर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे और आपको साक्षर बनाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। लड़कियां हैं तो उनको सिलाई बुनाई का ट्रेनिंग दो, फूड प्रिजर्वेशन का ट्रेनिंग दो, अन्य ट्रेनिंग दो, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपना सुखद जीवन व्यतीत कर सके। और इतना ही नहीं, जबरदस्ती की शिक्षा नहीं है, थोपने वाली औपचारिकेतर शिक्षा नहीं है। शिक्षार्थी के जो लर्नर है, उनके रुचि, उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनकी आवश्यकता, इन सबको ध्यान, उनकी मनोवृत्ति इत्यादि को ध्यान में रख करके इसका विषय वस्तु तैयार किया जाना चाहिए। और कौन इसमें पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड प्रोफेसर, वो लोग जो स्वेच्छा से देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं, उनको लगाया जाना चाहिए और वो उनको पढ़ाना चाहिए। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको समझ में आ गया कि औपचारिक शिक्षा से ये भिन्न शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा से भी ये भिन्न शिक्षा इसलिए है कि इसमें अनौपचारिक शिक्षा समस्या समाधान पर आधारित था,
है, जबकि औपचारिकेतर शिक्षा समस्या समाधान तो करता है, साथ ही लर्नर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, लर्नर को ट्रेनिंग देता है और राष्ट्रीय समस्याओं से जुड़े हुए विषय को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि लोग जागरूक बने। जैसे जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जा सकता है, परिवार नियोजन, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, टीकाकरण, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, शुद्ध जल पेय व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है और इसके लिए रिटायर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। जो अनुभवी रिटायर्ड टीचर हैं वो जाकर के ट्रेनिंग इससे संबंधित देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उनके ज्ञानों में बढ़ोतरी करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो अपना उपार्जन स्वयं कर सके, धनार्जन कर सके। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये शिक्षा कितने दिन तक दी जानी चाहिए। औपचारिक शिक्षा जो दिया जाता है उसमें समय सीमा रहता है, आपको मालूम है। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 3 साल, इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 साल, नर्सिंग की डिग्री है 4 साल या 3 साल, एएनएम जीएनएम की डिग्री है तो 2 साल, बीएड की है तो 1 या 2 साल। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। यह शिक्षा औपचारिकेतर शिक्षा नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा है, अनवरत चलने वाली शिक्षा है, कभी इसका अंत नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। शिक्षार्थी की रुचि पर निर्भर करता है कि शिक्षार्थी कितना देर तक पढ़ना चाहता है और कब वो पढ़ाई को छोड़ना चाहता है। इसलिए अनवरत कंटिन्यूअस दी जाने वाली शिक्षा है, कभी रुकने वाली शिक्षा नहीं है। और अब हम ये देखते हैं कि इस शिक्षा में क्या प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? शिक्षण प्रक्रिया जो है वह ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है ताकि वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे तरीके से कर सके। शिक्षार्थी अपने अनुभव को बांट सके, उन्हें अनुभव को बांटने का मौका मिलता है। प्रजातांत्रिक तरीके से बालकों को पढ़ाया जाता है। बालकों में यहाँ पर शिक्षार्थी है, बालक में जो हमने बालक शब्द बोला है वहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो प्रौढ़ भी हो सकते हैं, वयस्क भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, किशोर भी हो सकते हैं और बालक भी हो सकता है। सभी आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और जो शिक्षा है प्रजातांत्रिक तरीके से दिया जाना है, साथ ही सामुदायिक गतिविधियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है उनको। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 14 नवंबर है, 2 अक्टूबर है, या जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें उनको भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा समस्या समाधान बेस्ड है, नीड बेस्ड है। वहाँ पर ये नहीं बताई जाती है कि चलिए राष्ट्रीय समस्या क्या है उसके बारे में आपको बताया जाए या आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाए, आपको साक्षर बनाया जाए। अनौपचारिक शिक्षा में ये चीज़ें शामिल नहीं है, इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम औपचारिकेतर शिक्षा में लोगों को साक्षर भी बनाते हैं, राष्ट्रीय समस्या से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे करके जिसमें उनकी रुचि है। जैसे पशुपालन में कोई काम करना चाहता है, मधुमक्खी पालन में कोई काम करना चाहता है, कृषि संबंधी कोई काम करना चाहता है, कोई फूड प्रिजर्वेशन संबंधी काम करना चाहता है, कोई सिलाई बुनाई संबंधी काम करना चाहता है, तो वो सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। KVK है, जो कृषि विज्ञान केंद्र आप नाम जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि प्रशिक्षण केंद्र है, ये नेहरू युवा केंद्र है। ये सारे जो है वो युवाओं को और नीडी पर्सन को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और उनको ट्रेनिंग दे करके आत्मनिर्भर बनाने में उनका सहयोग करते हैं। तो आज मैंने आपको औपचारिकेतर शिक्षा का पार्ट 1 में काफ़ी बातें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में डिटेल्स में और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चे जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम मैं आपका क्लास नहीं अटेंड कर पाई हूँ तो मैं क्या करूँ, उसके लिए वीडियो मैंने बना करके YouTube पर डाला हुआ है। आप उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में। ओके, तब तक जाने की दो इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।